तो आज हम लोग बात करेंगे पीएफ क्लेम रिजेक्शन की और उनके डिफरेंट रीजंस की। इन रीजंस में से 5 रीजंस फैली कॉमन है और ये आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर और बाकी सोर्सेस से भी मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से 2 रीजंस ऐसे हैं जो यूजुअली आपको किसी न्यूज़पेपर्स में, किसी वेबसाइट पे, ईपीएफओ पोर्टल पे या किसी यूट्यूब वीडियो में यूजुअली नहीं दिखेगा। ये मैंने थ्रू एक्सपीरियंस अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के केसेस में और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये 2 रीजंस भी नोटिस किए हैं कि इन 2 कारणों की वजह से भी पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा एंड आई विल शेयर दी 7 मोस्ट कॉमन रीजंस कि आपका पीएफ विड्रॉल क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आते हैं अनकॉमन रीजंस पे। इन 2 रीजंस के बाद फिर मैं कॉमन रीजंस पे जाऊंगी। सबसे पहला, फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी साइमल्टेनियस सबमिशन के केस में। इसका मतलब, अगर आपने ईपीएफओ पोर्टल पे लॉगिन करके पीएफ विड्रॉल का फॉर्म और पेंशन विड्रॉल का फॉर्म दोनों भर के साथ साथ सबमिट कर दिया, उस केस में ईपीएफओ आपका दोनों क्लेम रिजेक्ट कर देता है। डोंट आस्क मी द लॉजिक और द रैशनल कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास इसका कोई लॉजिक और रैशनल है नहीं एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एक्सप्लेन पॉलिसी डिसीजंस। बस मैंने ऑब्जर्वेशन और अपने क्लाइंट के साथ जो देखा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ईपीएफओ पोर्टल पे लॉगिन करके फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी दोनों साथ साथ सबमिट कर देते हैं, उस केस में आपका दोनों क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ईपीएफओ पोर्टल आपको उल जलूल रीजंस देगा कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है। किसी केस में लिखेगा कि पैन कार्ड नहीं है, किसी केस में लिखेगा कि ये नहीं है, किसी केस में कुछ लिखेगा, जबकि एक्चुअल रीजन ये है कि आपने फॉर्म 19 और आपने फॉर्म 10 सी दोनों साथ साथ सबमिट कर दिया था। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि पहले आप फॉर्म 19 सबमिट कीजिए, यानी पहले पीएफ विड्रॉल क्लेम कीजिए। जब वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएं, उसके बाद जाकर के आप पेंशन विड्रॉल फॉर्म यानी फॉर्म 10 सी सबमिट कर दें। वो क्लेम आपका प्रोसेस हो जाएगा, अगर बाकी वो 5 कॉमन कारण का कोई मिसमैच नहीं है तो ये तो है सबसे अनकॉमन रीजन, लेकिन वेरी कॉमन रीजन फॉर क्लेम रिजेक्शन। इसका कोई लॉजिक और रैशनल मुझे आज तक मिला नहीं। अगर आपके पास इसका कोई लॉजिक और रैशनल हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे के बताइएगा। आई वुड रियली लाइक टू एडुकेट माई सेल्फ। रीजन 2, फॉर्म 15G ना सबमिट करने की वजह से। नाउ अगेन, वी ऑल नो कि फॉर्म 15G यानी टीडीएस आपका डिडक्ट ना हो, इसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपका ईयर ऑफ सर्विस जो है वो 5 साल से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस नहीं देने पड़ते। और आपको मालूम है, अगर आपका ईयर ऑफ सर्विस जो है वो 5 साल से कम है और आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस भरना है। तो ऐसे मेरे कई क्लाइंट्स थे जो टीडीएस भरना, उनको मालूम था कि उनको टीडीएस भरना है, वो इसके लिए तैयार थे कि उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाए। लेकिन फॉर सम रीजन ईपीएफओ जो है फिर भी इंसिस्ट करता है कि नहीं, आप फॉर्म 15G भरिए। और क्योंकि उन्होंने फॉर्म 15G भर के अपलोड नहीं किया, इस वजह से उनका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया। अगेन, देर इज नो लॉजिक फॉर दिस। जब टीडीएस उनका हर हालत में डिडक्ट होना है बिकॉज उनकी कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस 5 साल से कम है और पीएफ अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, उन्हें मालूम है कि उन्हें टैक्स देना है, तो भी क्यों इंसिस्ट करती है ईपीएफओ ऑन द फॉर्म 15G के अपलोडिंग के लिए? इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास। अगेन, अगर इसका लॉजिक और रीज़न आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। लेकिन मेरे कई क्लाइंट्स के केस में ये एक कॉमन रीज़न था उनका फॉर्म रिजेक्ट होने के लिए। अब बात करते हैं कॉमन रीजंस की। तो कॉमन रीजंस आपको 5 हैं। सो लेट्स डिस्कस कॉमन रीजन नंबर 1, नॉन अपडेशन ऑफ बैंक डिटेल्स। आप जानते हैं कि आपका पीएफ अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। तो अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है या उसका डिटेल्स गलत दिया हुआ है, इस केस में आपका ईपीएफओ क्लेम जो है, पीएफ विड्रॉल का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इंश्योर करें कि जो आपका बैंक डिटेल्स है वो ईपीएफओ पोर्टल पे करेक्ट हो और बैंक एक्टिव हो। तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब भरते वक्त बी केयरफुल, डबल चेक, ट्रिपल चेक। सेकेंड रीजन, इनकरेक्ट मेंबर डिटेल्स। आप इंश्योर करें कि आपके नाम का स्पेलिंग करेक्ट हो, आपके फादर का नाम करेक्ट हो, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं।
सो एंश्योर कि आपका जो भी डिटेल्स है दैट शुड मैच द एस्टैब्लिशमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है? उसके अलावा आप जब पीएफ विड्रॉल का क्लेम भरते हैं तो आपको एक कैंसल्ड चेक का स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है। ये अगर क्लियर ना हो, यानी पिक्सेलेटेड बहुत ज़्यादा हो और वो ठीक से दिख नहीं रहा हो, उस केस में भी पीएफ क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। सो एंश्योर कि जो पोर्टल पे गाइडलाइंस हैं कि आपको किस फाइल साइज़ और क्या फॉलो करना है, क्या अपलोड करना है, उसके बारे में गाइडलाइंस जो दी हुई हैं, यू फॉलो दैट टू द लेटर टी। उसके बाद इनकम्प्लीट केवाईसी। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो उस केस में भी आपका पीएफ क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप एंश्योर करें कि आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें सो दैट आपका पीएफ विड्रॉल क्लेम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिजेक्ट ना हो। और उसके अलावा जो सबसे कॉमन रीज़न है, आधार एंड यूएएन नॉट सीडेड। आपको बेसिकली ईपीएफओ पोर्टल पे जब आप सबमिट करते हैं तो आपको आधार के थ्रू ओटीपी और ये सब जनरेट होता है। तो अगर ये सब आपके केस में नहीं है और आपका आधार जो है इट इज़ आल्सो वन ऑफ दोज़ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका आधार इसमें सीडेड नहीं है, तो उस केस में भी क्लेम रिजेक्ट होता है। सो ये है 7 सबसे कॉमन कारण पीएफ क्लेम रिजेक्शन की। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीएफ क्लेम आराम से प्रोसेस हो जाए और उसके बाद पेंशन विड्रॉल का पूरा जो फॉर्म है वो आराम से प्रोसेस हो जाए, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप ये 7 कारणों का ख़्याल रखें और बहुत आराम से पीएफ का पैसा और पेंशन दोनों का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अगर आपको दोनों अनकॉमन रीज़न्स जो सबसे पहले मैंने वीडियो में शेयर किया था, उसका रीज़न और रैशनल पता हो, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएँ एंड आई वुड लव टू actually discuss the logic and the rationale behind it.